कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th साइंस में चैप्टर 3 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। और चैप्टर 3 का क्या नाम है, धातुएं एवं अधातुएं। जो बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो चैप्टर 3 के हैं, धातुएं एवं अधातुएं। और इनमें जो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 100% अगर आने होंगे क्वेश्चन चैप्टर 3 से, तो यही 5 क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, इससे बाहर नहीं आएगा। तो आपको करना यह है कि इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना। आइए देखते हैं प्रश्न 1 क्या है। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर क्यों रखा जाता है। जो सोडियम है, आप जानते हैं सोडियम Na है, उसको केरोसिन तेल में डुबो कर क्यों रखा जाता है। तो इसका उत्तर देखिए, सोडियम बहुत सक्रिय धातु है। जानते हो जो सोडियम Na है वो बहुत ही सक्रिय धातु है, जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके आग पकड़ लेती है। आपने देखा होगा कि जब सोडियम जो वायु के संपर्क में रहती है तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना लेती है, आग पकड़ लेती है और सोडियम ऑक्साइड बना लेती है। क्या बनाती है, सोडियम ऑक्साइड बना लेती है। यह पानी से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। इसीलिए इसे मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। मिट्टी के तेल को ही केरोसिन का तेल कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है, क्योंकि सोडियम बहुत सक्रिय धातु है, जो वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके आग पकड़ लेती है और सोडियम ऑक्साइड बनाती है, तथा यह पानी के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। इसीलिए इसे मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो ये हो गया क्या, उत्तर हो गया प्रश्न 1 का। चलो दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूं। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। क्वेश्चन क्या है, प्रश्न 2 है, आयनिक यौगिकों का जो गलनांक होता है वो उच्च क्यों होता है। तो उत्तर देखो, आयनिक यौगिकों में केवल आयन होते हैं। इनके क्रिस्टल जालक में धनायन और ऋणायन निश्चित क्रम में संयोजित होते हैं तथा इनमें अंतर आयनिक बल बहुत अधिक होता है। अतः बंध युक्त संकुचित आकृति को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनके गलनांक उच्च होते हैं। तो आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं, आप समझ गए होंगे, क्योंकि आयनिक यौगिकों में केवल आयन होते हैं। इनके क्रिस्टल जालक में धन आयन और ऋण आयन निश्चित क्रम में संयोजित होते हैं। क्या होते हैं, जो इनके क्रिस्टल जालक हैं उसमें धन आयन और जो ऋण आयन है वो निश्चित क्रम में संयोजित होते हैं तथा इनमें अंतर आयनिक बल बहुत अधिक होता है। क्या होता है, इसमें अंतर आयनिक जो बल होता है वो अधिक होता है। अतः बंध युक्त संकुचित आकृति को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसलिए इसके गलनांक जो होते हैं वो उच्च होते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आयनिक यौगिकों का जो गलनांक होता है वो उच्च क्यों होता है। चलो तीसरा क्वेश्चन दिखाता हूं। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको आप जरूर तैयार कीजिएगा, है ना। तीसरा क्वेश्चन देखो, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का प्रयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं, इसका कारण बताइए। गर्म जल का जो टैंक है उसको बनाने में तांबे का प्रयोग क्यों करते हैं परंतु इस्पात का क्यों नहीं करते, इसका रीजन आपको बताना है। तो उत्तर देखो, कापर कम अभिक्रियाशील धातु है। जो कापर है वो कम अभिक्रियाशील धातु है। कापर स्टील इस्पात की अपेक्षा ताप का अधिक सुचालक है ना। कापर जो है वो कम अभिक्रियाशील धातु है और ये कापर स्टील जो है इस्पात की अपेक्षा ताप का अधिक सुचालक है। ऊर्जा बचाने के लिए गर्म पानी के टैंक से बनाया जाता है ना। कापर कम अभिक्रियाशील धातु है और कापर स्टील इस्पात की अपेक्षा ताप का अधिक सुचालक है और ऊर्जा को बचाने के लिए क्या करते हैं, गर्म पानी के टैंक से बनाया जाता है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये जो आंसर है वो क्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। इसके आगे क्या है, कापर गर्म तथा ठंडे जल से क्रिया भी नहीं करता। जो कापर है वो गर्म और ठंडे जल से क्रिया नहीं करता, जबकि लोहा गर्म करने पर जल से अभिक्रिया कर लेता है। जानते हो, कापर जो है वो गर्म तथा ठंडे जल से कोई अभिक्रिया नहीं करता, पानी सेफ रहेगा, लेकिन जो लोहा है वो गर्म करने पर जल से अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है, 3Fe, ये सॉलिड फॉर्म में है, प्लस 4H2O जल है जो लिक्विड फॉर्म में है, और ये Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन जो है वो बनाता है ना। इस कारण से हम क्या करते हैं, कापर का टैंक वगैरह बनाते हैं गर्म या ठंडे जल को रखने के लिए, ना कि इस्पात का। तो ये क्वेश्चन हो गया तीसरा। चौथा क्वेश्चन है, धातुओं तथा अधातुओं के भौतिक गुणधर्म लिखिए। धातुओं और अधातुओं के जो भौतिक गुणधर्म हैं उनको आपको लिखना है। तो उत्तर देखो, धातुओं के भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में आए हुए हैं, अब की बार भी आ सकते हैं, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। तो धातुओं के जो भौतिक गुणधर्म हैं, धातुएं चमकदार होती हैं, दूसरा धातुएं तन्य होती हैं। भाई धातुओं को आपने देखा होगा वो चमकती हुई दिखाई देंगी, और धातुएं तन्य होती हैं, है ना। और नेक्स्ट जो इनकी प्रॉपर्टीज है वो है धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, है ना। तो ये 3 प्रॉपर्टीज हो गई, पहली धातुएं चमकदार होती हैं, दूसरी धातुएं तन्य होती हैं, और तीसरी धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं। चौथा देखो, धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की अच्छी चालक होती हैं, है ना। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। नेक्स्ट देखो, धातुएं साधारण ताप पर ठोस होती हैं। आपने देखा होगा जितनी भी धातुएं होती हैं साधारण ताप पे ठोस होती हैं। धातुएं सामान्यतः कठोर भी होती हैं ना, जितनी भी धातुएं होती हैं, जैसे लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं, कठोर हैं, है ना। तो धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। और नेक्स्ट है, सामान्यतः यह धातुओं के गलनांक तथा क्वथनांक भी उच्च होते हैं, है ना। जो सामान्यतः धातुओं के गलनांक और क्वथनांक हैं वो उच्च होते हैं। धातुओं के घनत्व भी उच्च होते हैं ना, जो धातुएं हैं उनके जो घनत्व होते हैं वो भी उच्च होते हैं। नेक्स्ट देखो, धातुएं ध्वनिक होती हैं। यदि धातुओं पे आप ठोकर मारोगे, हथौड़े से पीटोगे तो उससे आवाज निकलेगी, है ना। तो धातुएं ध्वनिक भी होती हैं। तो ये टोटल कितनी प्रॉपर्टीज थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 प्रॉपर्टीज थी जो किसकी थी, धातुओं की। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में दिखाता हूँ किसकी, अधातुओं के भौतिक गुणधर्म दिखाता हूँ, है ना। जो अधातुओं के प्रमुख भौतिक गुणधर्म है वो क्या है। तो पहली देखो, अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं, है ना। अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं। नेक्स्ट है, अधातुएं तन्य तथा आघात वर्धनीय नहीं होती है ना। अधातुएं तन्य तथा आघात वर्धनीय नहीं होती हैं। नेक्स्ट, अधातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की चालक भी नहीं होती है ना। जो अधातुएं हैं वो विद्युत तथा ऊष्मा की चालक भी नहीं होती हैं। नेक्स्ट है, अधातुएं मुलायम होती हैं। अधातुएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, मुलायम होती हैं। और अधातुओं के गलनांक तथा क्वथनांक भी कम होते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज किसकी थी, अधातुओं की। चलो नेक्स्ट दिखाता हूं। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, अधातुएं साधारण ताप पर ठोस, द्रव एवं गैस होती हैं। जो अधातुएं होती हैं वो साधारण ताप पर ठोस भी हो सकती हैं, द्रव या गैस के रूप में पाई जाती हैं। और अधातुओं के जो घनत्व होते हैं वो कम होते हैं। तो ये टोटल जो प्रॉपर्टीज थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स थी, अधातुओं के जो भौतिक गुणधर्म थे वो मैंने बता दिए। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आया हुआ है और अब की बार भी आ सकता है। तो क्वेश्चन है, खनिज तथा अयस्क में अंतर लिखिए। क्या है क्वेश्चन, खनिज तथा अयस्क में अंतर लिखिए। लाइक ऐसे ही आपको अंतर लिखना है। आप एक तरफ हेडिंग डालेंगे खनिज मिनरल्स, दूसरी तरफ अयस्क। तो पहला अंतर लिखेंगे, जिन प्राकृतिक पदार्थों में धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं, है ना। खनिज किन्हें कहते हैं, जिन प्राकृतिक पदार्थों में धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। और अयस्क में क्या लिखेंगे, जिन खनिजों से लाभदायक तथा सुविधाजनक ढंग से, जिन खनिजों से लाभदायक तथा सुविधाजनक ढंग से धातुएं प्राप्त की जा सकती हैं उन खनिजों को अयस्क कहते हैं। तो ये हो गया पहला डिफरेंस, किसके बीच में, मिनरल्स और ओर्स के बीच में, अयस्क के बीच में और खनिज के बीच में। दूसरा देखो, बहुत से खनिज धातु की प्रतिशत मात्रा काफी अधिक होती है। बहुत से खनिज में धातु की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो काफी अधिक होती है। दूसरा देखो, धातुओं की प्रतिशत मात्रा सभी अयस्कों में पर्याप्त होती है। जो धातुएं होती हैं उनकी प्रतिशत मात्रा जो होती है वो सभी अयस्कों में पर्याप्त होती है। तो ये दूसरा है ना, धातुओं की प्रतिशत मात्रा सभी अयस्कों में पर्याप्त होती है। तीसरा लिखो, कुछ खनिजों को धातु निष्कर्षण के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। जो कुछ खनिज होते हैं उनको धातु निष्कर्षण के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तीसरा है, सभी अयस्कों को धातु निष्कर्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है। और जितने भी सभी अयस्क हैं उनको धातु निष्कर्षण के लिए उपयोग में किया जा सकता है। चौथा लिखो, देखो सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। जितने भी खनिज होते हैं वो अयस्क नहीं होते हैं, लेकिन जो सभी खनिज होते हैं वो अयस्क होते हैं। ये तो ये चार अंतर थे किसके बीच में, खनिज और अयस्क के बीच में, जो इंपॉर्टेंट थे। तो आपको क्या करना है, इन 5 क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। ये चैप्टर 3 के धातुएं और अधातुओं के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम 2025 में बन सकते हैं। यदि आप इन प्रश्नों को तैयार करते हैं देन मैं कह सकता हूं इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% आएगा ही। देन आप तैयार कीजिए, अपनी प्रिपरेशन को अच्छी कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।